देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया आज 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में जो आज हम पड़ताल करने वाले हैं वो उन घटनाओं पर है जिन घटनाओं को बहराइच की हो, और बात चाहे गढ़वा की हो, बात पश्चिम बंगाल की हो या फिर बांग्लादेश की हो। आप लगातार इस तरह की खबरों को देख रहे हैं कि गणेश विसर्जन हो या फिर दुर्गा पूजा के पंडाल की बात हो, मूर्तियां तोड़ने की, दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की बात हो, देश के कोने है। और ये खबरें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं, ये खबरें तो भारत की खबरें हैं। भारत के अलग जगहों से ये खबरें हैं जिसके बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं 5 की पंचायत में। और इन खबरों की अगर बात करें तो जो ये खबरें हैं वो चिंता पैदा करती हैं कि कौन है इनके पीछे, कौन कर रहे हैं हमले। भारत में खास तौर पर सनातन त्योहारों पर हमले क्यों होते हैं? कई सवाल हैं और ये सवाल ये हैं कि सनातन त्योहारों पर ही हमले होते हैं। आपने बाकी त्योहारों पर हमले या तो सुने नहीं होंगे या बहुत कम घटनाएं होती हैं, लेकिन सनातन त्योहारों पर आपको हर बार सुनाई पड़ जाएगा। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में किसी ने पत्थरबाजी कर दी, गणपति पूजा पंडाल पर किसी ने हमला कर दिया, दुर्गा मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित कर दिया, विसर्जन पर हमला कर दिया, चाहे वो गणपति विसर्जन हो या फिर मां दुर्गा का विसर्जन हो। पश्चिम बंगाल से भी खबरें आती हैं तो महाराष्ट्र से भी खबरें आती हैं, कर्नाटक से खबरें आती हैं तो उत्तर प्रदेश से भी खबरें आती हैं। ये तमाम खबरें आती रहती हैं इस तरह की। तो उससे कई सवाल उठ रहे हैं, कौन है इसके पीछे? इन हमलों के पीछे कौन सी सोच है और उस सोच को कहां से खाद पानी मिलता है? कहने का मतलब कि ऐसी सोच को बढ़ावा कहां से मिलता है, किस सोच के तहत ये हमले होते हैं, इसकी शिक्षा कहां से मिलती है, इसको बढ़ावा कहां से मिलता है। और फिर यह भी बात कि आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे नेता हजारों किलोमीटर दूर अगर कोई घटना घटती है उस पर लिखते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं भारत के अंदर ही होती हैं तो उनके तरफ से बड़ी जबरदस्त चुप्पी रहती है। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं लिखते। आखिर ऐसा क्यों? ये बड़े सवाल हैं जो चिंता पैदा करते हैं। चिंता इसलिए भी पैदा होते हैं कि बगल में बांग्लादेश में क्या हुआ। बहुत सारे इलाकों में वहां के बंगाली हिंदू दुर्गा पूजा नहीं मना सके, या अगर मनाया तो औरंगजेब की जजिया की तरह वहां के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने 5 लाख टका मांगा कि जजिया की तरह दो तो फिर मनाने देंगे दुर्गा पूजा। तो ऐसी खबरें बांग्लादेश पड़ोसी देशों से तो हैं ही, लेकिन खबरें तो भारत के अंदर से भी हैं। खबर तो पश्चिम बंगाल से भी है कि लाउड स्पीकर नहीं बजाओ, नहीं तो तोड़फोड़ करेंगे, और कर दिया। पंडाल पर हमला कर दिया, मूर्तियां तोड़ दी। और बहराइच में देखिए क्या हुआ, एक व्यक्ति की तो जान चली गई, गोली चला दी गई। ये सारी बातें चिंता पैदा करती हैं, लेकिन इन चिंताओं के साथ समाधान क्या है? क्या समाधान का फॉर्मूला कुछ हाल के दिनों में सुनाई पड़ा है जिसमें एकजुट रहने का आह्वान किया गया है? इन चीजों को देखना है और समझना है, नहीं तो बर्बादी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये झांकियां हैं, ये झलकियां हैं।
और आगे चल करके पूरी फिल्म ना बने, पूरा सीन ना बने, इसके लिए सभी को, अच्छी सोच वाले चाहे जहां भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सबको इस कट्टरता से मिलकर लड़नी चाहिए। और एक कट्टरता का जो पूरा का पूरा फेनोमेनन है, ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है, भारत भी उसका शिकार है। लेकिन बड़ा सवाल जो हमने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर की घटना पर बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन यहां की घटनाओं पर क्या कह रहे हैं हमारे नेता, जरा पहले उनको सुन लीजिए, फिर इस पर आज 5 की पंचायत करने वाले हैं और उसमें पड़ताल करने वाले हैं अपने खास मेहमानों के साथ। पहले इनको सुन लीजिए। मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। दिन रात हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, फलाना चिलाना, सब जब जहर घुलता है ना, नथुने सबके प्रभावित होते हैं, फेफड़ा सबका जलता है। जब तक ये बात समझेंगे, सामूहिक काट निकालेंगे, शायद बहुत देर हो जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। एक ही इनका कार्यक्रम है कि किस तरह से देश में नफरत, घृणा पैदा किया जाए, एक दूसरे के प्रति एक ऐसी भावना पैदा की जाए जो आगे चलकर जाहिर है कि वो किसी न कोई शक्ल या कोई न कोई सूरत का रूप धारण करेगा। हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं, वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें कि आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हो तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। हमारे आग्रह करने पर और कार्रवाई सरकार ने की भी है। चौकी और थाने को निलंबित कर दिया गया है। आज शाम तक और बड़ी कार्रवाई होगी। मुकदमा लिख गया है, 20-25 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई इसमें होगी। 4 बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता इस संबंध में हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की ज़रूरत है। कि पूरे प्रदेश में, मैं पहले से कह रहा हूँ, जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। ये जो सब हो रहा है, दंगा फसाद, खास तौर से अब उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसके पहले जानबूझ करके करवाया जा रहा है। इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए कि अब आपकी विभाजनकारी नीतियों के साथ हम नहीं खड़े। भैया हमको जेल लेके जा रहे हैं माता रानी का मूर्ति तोड़ने का धरना करने के लिए। हम इसी के लिए भी तैयार है। जय बोलो भारत माता। अभी गणेश उत्सव के पथराव
विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। आपने सुना ये सारे के सारे बयान। इन बयानों में आपको कुछ बयान ऐसे भी सुनाई पड़े, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, निपटना चाहिए, वो तो निपट रही है सरकार, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये सोच कहां से बनती है। और लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है, मान लिया, तो ये मामले हम हमेशा जो सनातन के त्योहार होते हैं उसी समय क्यों बनता है ये मामला? बाकी त्योहारों पर तो बहुत कम बनता, या तो नहीं के बराबर बनता। और दूसरी बात आपने ये भी सुनी होगी कि इनमें से कुछ ने कहा कि ये राजनीति है, ये है, इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो अपराधी हैं, जिस सोच के तहत अपराध करते हैं, उस पर क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं? बहरहाल मामले पर जांच हो रही है और तमाम घटनाओं पर कार्रवाई की बात भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कई बड़े सवाल उपज रहे हैं। और इन्हीं सवालों को आज हम 5 की पंचायत में पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल हमारा यही है कि भारत में सनातन त्योहारों पर हमले के पीछे कौन है? किसका दिमाग है? किसकी साजिश है? कौन इस चीज के लिए तैयारी करवाता है? यह पहला सवाल होगा आज 5 की पंचायत में। सवाल नंबर 2, वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन त्योहारों पर ही हमले क्यों होते हैं? देश में तो बाकी त्योहार भी होते हैं, उन पर तो इस तरह की खबरें नहीं आती, तो सिर्फ सनातन त्योहारों पर हमले क्यों? और सवाल नंबर 3 कि हमलावरों को ये हिम्मत कहां से मिलती है? कौन खाद पानी डालता है उनको? कहां से इस हिम्मत के तहत इस तरह के हमले, वो भी भारत की भूमि पर करके दिखाते हैं ये? सवाल नंबर 4 कि ज्यादातर दलों के नेता चुप क्यों हैं इन हमलों पर? हजारों किलोमीटर की दूरी पर तो बिल्कुल बोलते हैं, लिखते हैं। तो सवाल नंबर 5 वही है कि हजारों किलोमीटर दूर घटना पर सुपर एक्टिव होते हैं और इस समय सुपर साइलेंट हैं, क्यों? ये बड़ा सवाल है। ये 5 सवाल जो है, इन्हीं सवालों की पड़ताल हम आज 5 की पंचायत में करने वाले हैं। और इन सवालों के पड़ताल के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं। मैं सभी से आपका परिचय करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। साथ में मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत मनोज यादव जी। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी। और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो इस मामलों पर बिल्कुल हमें, जिसे कहते हैं, डिकोड करके समझाएंगे कि आखिर इसके पीछे सोच क्या है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनंत विजय जी, बहुत बहुत स्वागत सर। मैं सबसे पहले अनंत विजय जी आप ही के पास आ रहा हूं और मैं आपके जरिए वही चीज पहले डिकोड करना चाहता हूं, उस मानसिकता को, जो सवाल हम यहां पर पूछ रहे हैं। इन हमलों के पीछे कौन है सर? और ऐसी हिम्मत कहां से आ जाती है? कौन खाद पानी देता है ऐसी सोच को? अनंत विजय सर। मुझे लगता है कि जालियत, मूर्खता सबसे बड़ी जो चुनौती है। और प्लस जो आपको मैं बताऊं कि जो विदेशों में बैठी ताकतें हैं, उसका कुछ दिनों पहले आप याद करिए, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई थी, तो कुछ पॉलिटिकल पंडित ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि भारत में अब कुछ ऐसा घटने वाला है, अराजकता होगी, लोग सड़कों पे आएंगे। उसके बाद फिर बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश के समय भी कुछ नेताओं ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश हो सकता है। तो एक पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि दूर बैठे लोग
ऐसे लोगों को अपना हथियार बनाते हैं। और आपने बहुत मौजूद सवाल पांचों पूछे हैं कि खाद पानी कहां से मिलता है। बिल्कुल, खाद पानी इनको यही की सियासी दल देते हैं, जो समुदाय विशेष के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, उनको बहकाते हैं। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के बाद ये बड़ी वारदात पहली बार हो रही है जी। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आज तक तो किसी उसी रास्ते से दुर्गा प्रतिमा जाती थी, कभी कुछ नहीं हुआ। ये अचानक से ऐसा, मैं ये प्रश्न मेरे मन में कल से परेशान किए हुए कि अचानक क्या हुआ कि उस इलाके के मुसलमानों को डीजे से प्रॉब्लम हो गई। और चलिए मान लीजिए, मैं एक सेकंड को मानता हूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को लॉ ही शायद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, लॉ ही उसको सुलझाएगा ना। आप अपने हाथ में लेके किसी को गोली नहीं मार सकते। अगर उसने आपके घर का झंडा उतारा भी गोपाल मिश्रा ने, अव्वल तो झंडा उतारना कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसकी सजाए मौत हो सकती है जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पोलराइज करने के लिए, उकसाने के लिए लगातार ये बात कही जाती रही है कि मुसलमान दबा हुआ है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को कहाँ दबाया जा रहा है? मुसलमानों के लिए इतने वेलफेयर स्कीम से सरकार में चले हैं, अगर आप याद करें और अगर देखें, लंबी लिस्ट है उसकी। जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिस प्रकार से उनको इक्विवेलेंट टू वंचित समाज मान के उनके उत्थान के लिए सरकारी प्रयास होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि उर्दू एकेडमी का, उर्दू का जो संस्थान है प्रमोशन काउंसिल, उसका अकेला का बजट 80% अधिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बजट से। तो कहां किसको दबाया जा रहा है? मुझे तो महाराष्ट्र सरकार ने तो अभी भी कुछ फैसले लिए हैं। वही मैं उस पे ही आ रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको बताया जाता है कि वो भाजपाइयों की सरकार है या हिंदूवादियों की सरकार है, उन्होंने 3 गुना मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया। बिल्कुल। तो कहां से ये, मतलब ये सब एक सरकार विशेष के प्रति, खास सरकार विशेष क्यों, मैं तो नाम लेता हूं, मोदी सरकार के पीछे, मोदी के पीछे घृणा की एक राजनीति का बिल्ला चस्पा करने के लिए इस प्रकार की कुंठित राजनीति की जाती है। ऐसे दल इसमें संलिप्त हैं जिनको लगता है कि मोदी को विकास की जमीन पर घेरना मुश्किल है। उनको अगर लपेटना है तो हिंदू मुसलमान करके ही लपेट सकते हो। अगर हिंदू मुसलमान भी नहीं हो रहा था, आप देखिए पिछले कई वर्षों से, अगर आप लालचंद जी देखिए, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए तो वो संविधान हाथ में लेके जातियों को बांटने का प्रयास बिल्कुल किया जाने लगा जी। तो समुदाय से नहीं हुआ तो वो जाति, तो ये माइक्रो लेवल पर जाके बांटने का प्रयत्न इस देश में हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो विजयादशमी पर अपना भाषण दिया, उसमें बहुत कायदे से उन्होंने सबको कहा है। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को नहीं कहा, उनका सबको, अपना को और अपनों को, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन आएगा, जो आगाह कर रहे थे 2 दिन पूर्व, वही घटित हुआ कि जब तक उसका एक हिस्सा हमने दिखाया भी है, हो जाएगा जी। उनके संबोधन का एक हिस्सा हमने दिखाया भी है। मैं लौटता हूं आपके पास सर, बिल्कुल मैं लौटता हूं आपके पास सर। मैं अब मनोज यादव जी आपका रुख करता हूं, जरा ये बताइए कि ठीक है, लोकतंत्र में यहां तक तो बात समझ में आती है कि कोई भी, देखिए कोई तबका हो, वो किसको वोट देता है, एक मुश्त थोक के भाव वोट दे, बट करके वोट दे, चलिए वो उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मनोज यादव जी, ये जो इस तरह के हमले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी से आप हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के हमलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन बाकी जगहों पर भी आप देखें, गणेश पंडालों पर, गणेश प्रतिमा विसर्जन पर, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, दुर्गा पूजा पर, दुर्गा पूजा की मूर्ति तोड़ने की घटना हैदराबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर हमले आपके उत्तर प्रदेश के बहराइच से लेकर के झारखंड के गढ़वा तक और बिहार तक। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मनोज यादव जी? कौन सी सोच ये सब करवा रही है मनोज यादव जी? निश्चय ही लालचंद जी, आपका सवाल बड़ा वाजिब सा बन गया कि आखिर ये क्यों हो रहा जी, इसके पीछे क्या कारण। मैं पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश से करूंगा, क्योंकि हम यूपी में जवाबदेह हैं। यहाँ की जनता ने हमें जवाबदेह तय किया है कि आप विपक्ष में हैं और
आप हमारी आवाज उठाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 7 सालों से तो उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हो नहीं रहा है। बकौल सीएम जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके कथनानुसार कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, तो अब क्यों हो रहे हैं? एक बात जो हम बहराइच की अगर बात करते हैं, तो कल रात से जो फुटेज मैं देख रहा हूं, उसमें मैं किसी समुदाय के साथ नहीं, ठीक है, स्पष्ट बता दूं, लेकिन जो फुटेज हमको देखने को मिले, उसमें ये लालचंद जी देखने को मिला कि जिस संप्रदाय पे हम आरोप लगा रहे हैं, उस संप्रदाय का एक भी फुटेज नहीं आया, ना पत्थर मारते हुए, ना किसी तरीके की हिंसा करते हुए। गोली चलाने के लिए गिरफ्तारी हुई है, गोली चलाने के लिए गिरफ्तारी हुई है मनोज जी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, आपने विजुअल देखा, झंडा कैसे खींचा जा रहा है, कैसे उतारा जा रहा है, फिर कैसे डंडा लेके लोग दौड़ रहे हैं। फिर मैंने 50-55 साल के एक अखिलेश जी हैं, कोई तिवारी जी, उनका बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि हमको सिपाही से लेके और सीओ तक लाठियों से मार रहा है, और वो बूथ अध्यक्ष है बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, और उनको सीओ तक लाठियों से मारा। क्यों मारा? एक सवाल। अगर ये सारी चीजें जब हम विजुअल अपनी आंखों में रखते हैं और दिमाग में उसका हम अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं दंगा कराने की साजिश रची। अच्छा, इसके बाद दंगा होने के बाद लालचंद जी, पूरा पुलिस प्रशासन लगा है, और उसके बावजूद आप फुटेज देखिए कि मिट्टी के साथ सैकड़ों हजारों लोग डंडा, लाठी, भाला, बल्लम लेके जा रहे हैं, और नारा लगाते हुए पुलिस बेचारी, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं बेचारी बनी खड़ी है। ठीक है, मैं मनीष जी से जवाब लेता हूं। आपने बहुत सारे सवाल उठाए, तो जवाब मनीष जी को ही देना है। मनीष शुक्ला जी, आप वो पूछ रहे हैं कि इतने दिनों तक आप दंगा नहीं होने का दावा करते रहे उत्तर प्रदेश में। हालांकि देखिए, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, उसमें तो देश का कई हिस्सा शामिल है जहां पर ये सब चीजें हो रही हैं, और गणपति पूजा से लेकर दुर्गा पूजा तक है। लेकिन आपको क्योंकि स्पेसिफिक बहराइच को लेकर पूछा गया, आप जवाब दीजिए मनीष शुक्ला जी। देखिए, बहराइच में कल दुर्गा पूजा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक श्रद्धालु की मौत हो गई। पुलिस ने FIR दर्ज की है। जो लोग भी इस हत्या में शामिल है, इस उपद्रव में शामिल है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और किसी भी दंगाई को दंगा करने के बाद खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होगी। जो भी कानून को हाथ में लेगा, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। और ये बात ठीक सवाल है, मैं भी यहीं से बात शुरू करता। 7.5 साल तक दंगे नहीं हुए, अचानक बहराइच में, और अभी कुछ दिन पहले भी थोड़ी बहुत इस तरह की अप्रिय स्थिति देखने को मिली। उसका कारण है कि जब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बढ़ेगी, उसकी ताकत राजनीतिक बढ़ेगी, तो दंगाइयों का मनोबल बढ़ता है। क्योंकि जब दंगाइयों को ये पता है कि हम हत्या कर देंगे, हम रेप कर देंगे, हम लूट भी कर लेंगे। एक पार्टी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, जो कहेंगे कि भाई बलात्कार किया है तो DNA टेस्ट कर लो। तो एक उनको एक पीछे से शेल्टर मिलने की उम्मीद। तो मनीष जी जो हम एक और सवाल पूछ रहे थे कि ये हिम्मत कहां से मिलती है, मैं वही उसी चीज पर आ रहा हूं। मैंने जो ये सवाल पूछा था कि ये हिम्मत कहां से मिलती है, आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत कहां से मिलती है, आप उसी का जवाब दे रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ने से हिम्मत मिली है क्या? मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। अभी मनोज जी ने बात की कि फुटेज केवल उस लड़के के झंडे उतारने तक का है। देखिए, हमको इस बात की पूरी सूचना है कि फुटेज फिल्टर होके बहराइच से आ रहे थे। कल रात के जितने फुटेज हैं, क्यों, उसका इकोसिस्टम मैं बता दूं। पराज के न्यूज, तारिक स्वदेश न्यूज, अरशद मनोज जी आ रहा हूं, पहले इनकी बात ले लेते हैं। इंडिया टीवी, खालिद हुसैन भारत 24, सलीम सिद्दीकी NDTV, रेहान कादरी भारत समाचार, मोहम्मद कासिम भास्कर टीवी, मोनीस अजीज न्यूज 24, कादरी। मनीष जी, आपके पास ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, तो कुछ बातें जरूर क्लियर होंगी। जरूर। देखिए, जो ये इकोसिस्टम था, उसको पता था कि कौन से वीडियो वायरल होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। और उसके नाते से ये जो लोग शेल्टर देने वाले लोग हैं, देखिए आज सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, जो लोग कह रहे थे बांग्लादेश में परिवर्तन के बाद, राजनीतिक परिवर्तन के बाद ऐसा भी भारत में होगा, वही लोग
गोपाल मिश्रा की हत्यारों को डिफेंड करने के तमाम तर्क दे रहे हैं कि वो तो जी कैसे चढ़ गया था जी, उसने झंडा उतार लिया था जी, झंडा क्यों उतारा, किसी के घर में क्यों चढ़ा। लेकिन वहां पहले मूर्ति पर पथराव हुआ था, पथराव के बाद वहां जिस तरीके से लोगों के ऊपर मारपीट की गई और 16 लोग एक घर में बैठे हुए थे, 12 गोलियां उसकी छाती को छेद कर गई। शर्म नहीं आती लोगों को तर्क देते हुए? बिल्कुल ये पूर्व नियोजित साजिश थी और लगातार उत्तर प्रदेश और आप कह रहे हैं कि ये साजिश अभी भी चल रही है, साजिश अभी भी चल रही है कि पूरा इकोसिस्टम वैसे ही वीडियो को फैला रहा है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके पास भी उस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए जो इस इकोसिस्टम का काउंटर कर पाए। प्रधानमंत्री तो संसद के अंदर कह चुके हैं कि इकोसिस्टम का उसी तरह से काउंटर करेंगे। देखिए ऐसा है, ये तो जितने चैनल के नाम थे तो सब मनुवादी है ना। अभी इनसे पूछेगा तो कहेंगे तो गोदी मीडिया चैनल है, ये तो मनुवादी है, यही आंख खोलने वाला है। उनके कहने से क्या होता है? किस तरीके से मीडिया दूसरे को गोदी मीडिया करार देने से क्या होता है? जब उनको पाकिस्तान पसंद करता है, हाफिज सईद पसंद करता है और टुकड़े टुकड़े गैंग उनको नाम दिया जाता है, वो दूसरों को क्या ब्रांड देंगे। खैर, मैं लौटता हूं आपके पास। मनोज यादव जी, आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं? फिर संदीप जी के पास। लालचंद जी, मैं बड़ी आत्मीयता के साथ मनीष जी से अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। जरूर, मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ। आप हम पे क्यों सवाल उठा रहे भाई? पुलिस किसकी, प्रशासन किसका, व्यवस्था किसे करनी है? मूर्ति, दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन किसकी जिम्मेदारी? समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी क्या? जहां हजारों की भीड़ हो, दसियों हजार लोग जुलूस में जा रहे हो और एक घर की इतनी हिम्मत हो जाएगी? आप यहाँ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मनीष शुक्ला। एक घर की इतनी हिम्मत हो जाएगी? ठीक है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपका ये सवाल जायज है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया है। मैं आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। संदीप जी के पास भी जाना है मुझे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर पहले संदीप जी के पास आऊंगा, फिर आप लोगों के पास आऊंगा, फिर अनंत सर के पास जाऊंगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक 5 की पंचायत में। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज 5 की पंचायत में आज गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं और उन सवालों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मैं इस समय संदीप जी का रुख करता हूं। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं। संदीप जी से एक प्रतिक्रिया लेकर के फिर आप सभी के पास आ रहा हूं। संदीप जी, क्या ये जो तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं घट रही हैं, मनोज जी ने तो ये पसंद किया कि भाई, या उन्होंने बहराइच पर बोला, लेकिन आप तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये घटना चाहे महाराष्ट्र में घटी हो या फिर कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में या बिहार में या झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में, कौन सी ताकतें हैं इनके पीछे जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं? संदीप जी। सर, जो भी व्यक्ति मारा गया है उसके प्रति संवेदना जाहिर करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जी। देखिए, अभी बहुत सारी बातें हुई, ये हुआ कि स्पेशली सनातन धर्म पर हमला होता है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप मुहर्रम के जुलूस की बात करेंगे, अभी जो कुछ दिन पहले निकला, तो मोतिहारी में, बरेली में, मुजफ्फरनगर में, समस्तीपुर में, ऐसे करके सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहां पर मुहर्रम के जुलूस पर भी हमले इसी तरीके के हुए। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, ये भावनाएं क्यों इस तरीके से लोगों में आ रही हैं? वो धार्मिक जुलूस जो कि ये पहले आगवानी करने के लिए तैयार रहते थे व्यक्ति, वो ही आज पत्थर लेकर क्यों खड़े हो रहे हैं? ये हमें समझना होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब देश
का प्रधानमंत्री आकर ये कहता है कि आपका गहना एक विशेष समाज को दे दिया जाएगा, एक विशेष समाज का व्यक्ति आपका सब कुछ इसके चोरी कर लेगा। ये कहने से पहले पत्थर कितने छतों पर पत्थर जमा किए जाते थे संदीप जी? सर रिक्वेस्ट है, इस बयान से पहले कितने छतों पर पत्थर जमा होते थे संदीप जी? कितने जुलूसों पर हमले होते थे बताइए? आप ही का टाइम है, बताइए पूरा। ये रिक्वेस्ट है, जैसे आपने सबको सुना। हाँ बिल्कुल, मैं बैठा हूं सुनने के लिए, आप बोलिए। नहीं सर, आप सवाल काउंटर करिएगा, लेकिन मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं सिर्फ, मेरे कहने का आशय यह है कि जब धार्मिक उन्माद तब फैलता है जब उसका उपयोग राजनीति में आप करेंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरीके की घटनाएं होंगी, वो चाहे कोई राज्य हो, वो चाहे पक्ष करे या विपक्ष करे या कोई भी इस्तेमाल करता है। मेरे और मेरी पार्टी का कहना है कि हम किसी भी कट्टरता का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वह मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे वह हिंदू कट्टरपंथी हो। अब रही बात, अभी मनीष जी ने 2-3 बातें कही। इन्होंने पहली बात तो पत्रकारिता का धर्म बताने की कोशिश की, उस पर आपने आपत्ति नहीं जाहिर की, मुझे घोर आपत्ति है। नहीं, मैंने कहा कि अगर इस तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है तो गलत है। दूसरा पक्ष कहां है? दूसरा पक्ष क्यों नहीं अपनी बातें रख रहा है? सर जिस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आप अगर लालचंद सिंह हैं और एक पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अगर कोई बात आ जाएगी सिंह की तो आप उसको छुपा लेंगे या दबा लेंगे, क्योंकि एक पत्रकारिता एक धर्म होता है। जैसे सनातन एक धर्म है, वैसे पत्रकारिता जो करता है उसका एक पत्रकारिता धर्म होता है। आप उस धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल उसके प्रोफेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि आप पत्रकारिता धर्म है। आपने सवाल खड़े किए और आपको आप अपनी कमी। मैं ये बात इसलिए भी उठा रहा हूं संदीप जी, ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट अभी आया है। डॉक्यूमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार का आरोप है कि बहराइच में जो हिंसा भड़की उसमें केवल हिंसक तत्व ही नहीं बल्कि कुछ सोशल मीडिया और कुछ अकाउंट की भूमिका भी सामने आई है। ये सरकार का बयान है, उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है सर, सिर्फ मैंने मनीष जी की बात की, जितने उन्होंने चैनल प्रतिष्ठित उन्होंने चैनलों के नाम लिए, मैंने उस पर अपनी आपत्ति जाहिर की। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि सरकार आपकी है, हमारी सरकार जहां पर है वहां पर जिम्मेदारी हमारी है। आपकी सरकार जहां पर है आपकी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप क्या करते हैं कि सिर्फ उसका उपयोग करते हैं। और भारत के एक एक व्यक्ति को पता है कि जब देश में दंगे होते हैं, धार्मिक उन्माद होता है, तो उसका सर्वाधिक फायदा किसी एक पार्टी को होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज की मैं घटना बताता हूं। पंचजन्य अखबार आरएसएस का एक मुख्य पत्र है, मुख्य समाचार है, उसमें एक घटना के, आज बंगाल की एक घटना का जिक्र है, महाराज की घटना का जिक्र नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ये है, आपको घटना से मतलब नहीं है। क्यों? अभी महाराष्ट्र की घटना का मैंने जिक्र नहीं किया। आपकी बात नहीं मैंने कहा, मैंने कहा अच्छा, ठीक है मैंने पंचजन्य की बात की। तो आप सिर्फ किस तरीके से उस धार्मिक घटना का, जो अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, कैसे उसको वोट के फसल के रूप में परिवर्तित करते हैं, आज हमारी आपत्ति उस बात पर है। और जब आप इस तरीके की वोट फसल काटने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की घटनाएं होंगी। ओके, यानी आपका कहना है कि जो छतों पर पत्थर जमा करते हैं, जो पत्थर चलाते हैं, जो गोली चलाते हैं, जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी आप कहीं और डाल रहे हैं। जेल में डालिए सर, इनके पास आईडी है, जिम्मेदारी आप कहीं और डाल रहे हैं। ठीक है संदीप जी, मैं जरा मनोज जी की बात लेके फिर आनंद सर के पास। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इतनी देर से, बताइए। मनोज जी, आ रहा हूं। मनोज जी की टिप्पणी लेके आपके पास। देखिए लालचंद जी, जो बात कही मनीष जी ने मीडिया को लेके, उस पर सवाल बड़ा खड़ा होता है। मैंने आपके चैनल पे आने से पहले या जो कल तक जो फिल्टर्ड बात कह रहे थे, उसमें एक लंबा समय, आधा दिन से ज्यादा समय बीत गया। आपके चैनल पे वो विजुअल चलने चाहिए, कौन रोक सकता है डीडी न्यूज को? भारत का सरकारी चैनल है, वो सारे विजुअल चलाइए कि कौन सांप्रदायिक लोग हैं जो इस तरह की बातें नहीं, हम एक मर्यादा का पालन करते हैं मनोज जी, हम एक मर्यादा का पालन करते हैं। वो चाहे किसी साइड का विजुअल हो, किसी साइड का विजुअल हो, हम गैर जिम्मेदाराना नहीं हो सकते। और इसीलिए एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के नाते हम मुद्दे को तो उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विजुअल को नहीं चला रहे हैं हम। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए सरकार आरोप लगा रही है, सरकार के प्रवक्ता बैठे मनीष शुक्ला आरोप लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के वोटर्स पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है ना न्यूज चैनल की कि वो खबरों की पुष्टि करे। मनीष जी, क्यों है वो लोग? मनीष जी जवाब दीजिए, मनीष जी जल्दी से जवाब दीजिए। और पूरे
पूरे स्ट्रीम मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में। मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए मैं दो बातों का जवाब दूंगा। जरूर जरूर। कांग्रेस की इस बात का जरूर मैं जवाब दूंगा जो कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो लोग स्वागत के लिए खड़े रहते थे, आखिर क्यों वो दंगा फसाद कर रहे हैं। भागलपुर में भी, भागलपुर याद होगा इनको, 1989, मेरठ याद होगा, मलियाना याद होगा इनको 1984 का दंगा याद होगा। होगा। तो इतिहास रहा है, अगर गिना जाए तो 1 लाख छोटे बड़े मिला के 1 लाख दंगे हो गए होंगे इस देश में। मैं 1947 से बाद की बात कर रहा हूँ। आज की बात की जाए, देखिए बीच में मुझे जवाब दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अभी मनोज जी कह रहे थे कि आखिर फुटेज क्यों नहीं मिल रहे हैं। हाँ। मुझे अगर अवसर दीजिए तो 10 फुटेज तो मैं चला दूं अभी आपके चैनल पे। नहीं, कुछ फुटेज को लेकर हम मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह केवल बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को लांछित करें। हमारा काम है, सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, पहले वहां शांति व्यवस्था को ठीक करें। और लेकिन एक दंगाई जितने भी उसकी हत्या की है, मैं आप लोगों के पास लौटता हूँ, आप तीनों के पास मैं लौटता हूँ आप तीनों के पास लौटता हूँ। जरा मुझे अनंत विजय सर को लाने दीजिए, फिर आप तीनों की फिर से प्रतिक्रिया लेता हूँ। अनंत विजय सर, आपने हमारे तीनों नेताओं की बातों को बड़े ध्यान से सुने होंगे, मैं देख रहा था आप सुन रहे थे। जाहिर सी बात है, देखिए जो बातें कही जा रही हैं कि देखिए अब जाकर के ये माहौल खराब हुआ है, वरना तो बड़ा सब कुछ एकदम चंगा था, बड़ा एकदम अमन चैन था, एकदम जिसे कहते हैं भारत 1947 के बाद कुछ हुआ नहीं था। जो जिस समय डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह हुआ उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं था, ये अब से कुछ हो रहे हैं। क्या ऐसा है इस देश में अनंत विजय सर? या लंबा इतिहास रहा है सर? भागलपुर से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पर का अभी जिक्र भी हुआ। लालचंद जी, भागलपुर के उस दंगे का मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं उस समय टीएमबी कॉलेज के इस ब्लॉक हॉस्टल में रहता था, इसलिए कोई मुझे ये ना बताए कि क्या वहाँ लाइन लग के आरती उतारी जाती। मुझे तो दंगों की वजह से भागलपुर का टीएमबी कॉलेज छोड़ करके बांका में एडमिशन लेना पड़ा था। बस हाँ, तो ऐसे कई किस्से आपको मिलेंगे। और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लालचंद जी, आपको भी अच्छा लगा होगा कि कांग्रेस के लोगों को पत्रकारों की चिंता होने लगी। जो लोग हर दूसरे पत्रकार को गोदी मीडिया और पत्रकारों की सार्वजनिक सभा में जाति जानना चाहते हैं, वो आज पत्रकारों की बिरादरी बताने पर उनको आपत्ति होने लगी। ये बड़ा अच्छा सुखद संकेत है कि पत्रकारों की चिंता कम से कम कांग्रेस करने लगी, वैसे पत्रकारों की जो इको चैम्बर से बाहर बैठे हुए। तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि अभी जितनी बात हो रही थी वीडियो की बात, मनोज जी बड़े संजीदा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन वीडियो ऐसे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मैंने कहा कि हम मर्यादा के तहत बहुत सारे वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। मिश्रा जी के शव को जब ऊपर से छत से नीचे उतारा जा रहा है सीढ़ियों में, तब भी गोली चलाई जा रही हो, ये वीडियो कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि उनका शरीर लहूलुहान है जी। तो इस तरह वो वीडियो हमारे पास है, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। जी बिल्कुल। और ऐसे कई सारे विजुअल्स हैं, इसलिए मनोज जी अगर उनके पास तक नहीं पहुंची तो ये उनके तंत्र की हो सकता है कमजोरी हो, या हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कई बार ये होता है कि जिस प्रकार के विजुअल आप देखना चाहते हैं एल्गोरिदम आपको उसी प्रकार वही सजेस्ट करता है। सही बात है, हाँ ये भी है, वही सजेस्ट भी करता है आपको। तो संभव है दोनों में से कोई कारण रहे हों, लेकिन वीडियो के आधार पर किसी समुदाय को ठीक तरीके से प्रशांकित न कर पाना, ये मुझे लगता है यही सियासत, इस तरह की सांप्रदायिक दंगा के पीछे यही मानसिकता इसकी वजह है जिसके बारे में आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं से उसके पक्ष में, किंतु परंतु अगर मगर के मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा एक बात और अनंत सर, जब देखिए कई हजार किलोमीटर दूर जब कोई घटना घटती है और उस पर जब कोई ट्वीट होता है या कोई बयान आता है, उसमें मुझे कहीं किंतु परंतु नजर नहीं आता। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इस पे क्या ही कहा जा सकता है। ये जो ऐसी घटिया और ओछी राजनीति होती है देश में, जहां आप सत्य को आड़ लेकर किसी प्रकार से मजबूत करना चाहते हैं, झूठ को मजबूत करना चाहते हैं, नैरेटिव बनाने वाली बात है ना। बिल्कुल वही मानसिकता इस तरह के सांप्रदायिक दंगों को, सांप्रदायिक दंगाइयों को जन्म देती है,
जिसका परिणाम किसी गोपाल मिश्रा की, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु में समाज के सामने उपस्थित होता है। जो पड़ताल हम कर रहे हैं सवाल में कि कौन खाद पानी देता है, कौन मानसिकता, उसको काफी हद तक अनंत सर ने डिकोड किया है। संदीप जी बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मनोज जी आपके पास भी आता हूं, मनीष जी के पास भी जाऊंगा। संदीप जी। सिर्फ पॉइंटों पर जवाब देने की मेरी आदत है। पहला पॉइंट अभी आपने कहा कि पत्रकारों को आज हमारी याद आई। नहीं सर, आज अगर बटलर हाउस पे आप जाएंगे तो पत्रकार बंधु अगर रहते हैं तो व्यवस्था हमने दी। अगर हमने जो है बस में चलने के लिए विधायक को पास दिया तो हमने पत्रकार को भी दिया। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के भांति जिस तरीके से विधायक और सांसदों को सुविधाएं दी जाती है उसी तरीके से हमने पत्रकारों को सुविधाएं देने का काम किया। हमने उनको जेल में डालने का काम नहीं किया कि अगर आप हमारे खिलाफ में जो है रिपोर्टिंग कर दे तो आप हमारे खिलाफ जो है मुकदमा लिख दीजिए। ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, आपको नहीं दिखता है, ना दिखे। लेकिन दूसरी चीज, अभी जिस तरीके से जिस मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं सनातन पर, मैं थोड़ा सा एक लाइन संदीप जी, मजरूर सुल्तानपुरी से लेकर के और जो है अभी तक में 14 एंकर का बहिष्कार का कितनी घटनाएं हैं कि बोलता रहूंगा तो पता नहीं कितनी देर बोलता रहूंगा, इसलिए दागदार तो हैं, बेदाग नहीं है। सर, बहिष्कार होना और मुकदमा लिखा जाना, जेल भेजना, मुझे लगता है कि ये गलत है। आप जब ब्रांडिंग करके, गोदी मीडिया की ब्रांडिंग करके और बहिष्कार करते हैं तो उससे ये गलत है, ये सही नहीं है। सर, अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाइए। हमसे जी, दूसरी बात, हम सनातन पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा, अभी हमारे बहुसंख्यक की बात की भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ने। भाई आपको जाते हो मुस्लिम, मोदी जी को सर्वाधिक पुरस्कार कहां से मिला? मुस्लिम कंट्री से। कंधार तक छोड़ने कौन गया? हाफिज सईद की बात चली अभी, कौन गया? भारतीय जनता पार्टी गई। आप हमको बताइएगा, आपकी सरकार आती है, बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हो। हम तो, हमारी 10 साल की सरकार रही, हम तो नहीं गए। आप क्यों भाग के जाते हो? क्योंकि खाद बीज आपको भाग के जाते हैं। एक बार गए, आप कह रहे हैं भाग के जाते हैं, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसका आप जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। सर रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात आ जाने दीजिए, जो बोलिएगा मैं सब सुनूंगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर ये कहते हैं कि हम नहीं जाते, हम 10 साल की सरकार रही, हमारे प्रधानमंत्री एक बार नहीं जाते। अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस से लेके बहुत सारी चीजें हैं, जो है परवेज मुशर्रफ को बुलाना, वहां पर क्या करगिल में किस तरीके से होता है, इतनी बातें हैं कि मैं कहूंगा तो पूरी आपका डिबेट नहीं, सारा दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, दुश्मन को एक मौका देना अपने आप को मजबूती देता है, अपने आप को ये ऊपर लाता है कि हमने इनको मौका दिया, ये नहीं संभले, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया। नहीं, हमारा विरोध इस बात का है कि आप रिश्ते निभाते हो, उस रिश्ते की कीमत मुझसे क्यों लेते हो? कहां रिश्ते निभाते हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। और अगर आप कहां रिश्ते, मैं लौटता हूं, आपके पास भी लौटता हूं, और मनोज जी भी काफी देर से, मनोज जी भी ठीक, मनोज जी भी काफी देर से कह रहे हैं, मनीष जी भी बोलना चाहते हैं। एक मिनट मैं आपके पास फिर से लौट के आता हूं। संदीप जी आपके पास फिर से लौट के आता हूं, क्योंकि अनंत सर को कहीं जाना है, उनसे मैं एक सवाल ले लेता हूं, उनका शुक्रिया अदा करके फिर आप तीनों से ही बात करूंगा। अनंत सर, जो सवाल हम उठा रहे हैं, इन सवालों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चेताया था अभी कुछ ही दिन पहले, और वही सब हो रहा है। कितनी बड़ी चिंता की बात, इसे कैसे भविष्य में निपटा जाए? अनंत विजय सर। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है लालचंद जी, समाज को संगठित होना पड़ेगा। और स्टील के साथ उन्होंने सबलता की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सबल हो जाएं तो आक्रामक हो जाएं। मोहन भागवत जी ने कहा कि आप सबल होइए, तभी आपके ऊपर दूसरे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सबलता स्टील के साथ आनी चाहिए, विनम्रता के साथ आनी चाहिए। आप, और उन्होंने उस दिन उदाहरण भी दिया लालचंद जी, आपको याद होगा कि गणेश पूजा का उन्होंने उदाहरण दिया मोहन भागवत जी ने, और कहा कि पथराव होते हैं, और उसके 2 दिन बाद अभी विजयादशमी को, यानी कि रविवार को उनका भाषण हुआ, और उसके बाद इस तरह की चीजें, मतलब देश भर की कितनी घटनाएं सामने आ गई। सच बात, संगठित होना ही पड़ेगा। ठीक है, हिंदू समाज के संगठन के बिना काम चलेगा नहीं। हिंदुओं को संगठित होकर, लेकिन शील के साथ संगठित होना पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी चीजों को, धर्म की रक्षा के लिए संगठित होना पड़ेगा, आक्रामक हुए बगैर। ठीक है, संदीप जी आपके पास आता हूं, मनोज जी आपके पास भी आऊंगा। और फिलहाल अनंत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे कहीं निकलना था लालचंद जी, कोई बात नहीं। आपके माध्यम से जो हम डिकोड करना चाहते थे उसको पर्याप्त रूप से हमने डिकोड किया है। शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट करके 5 की पंचायत की पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत। ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में हम बात कर रहे हैं गंभीर मुद्दे की, और ब्रेक पर जाने से पहले पहले संदीप जी आप पहले प्रतिक्रिया दे लीजिए, फिर मनोज जी के पास, फिर मनीष जी के पास। जी, सनातन की अगर आप बात करेंगे तो हम सिर्फ मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मनीष जी कुछ कह रहे थे आप? मनीष जी आप मेरी बात आगे ले लीजिए। एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा कि आप संदीप जी से रिएक्शन लेके अनंत जी के पास गए थे, ले लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल देंगे। अच्छा, वो दरअसल बार बार अपने कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं, छोटी सी टिप्पणी लेके आता हूं मैं। हाँ संदीप जी। जी, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि मोहन भागवत जी की चर्चा हम लोग 3-4 बार कम से कम आ चुकी इस डिबेट में। अब मोहन भागवत जी और RSS सनातन धर्म को अगर मानता है तो कौन से देवी देवता की पूजा करता है अपने कार्यक्रमों में? पहला सवाल। दूसरा, अगर भाजपा और RSS सनातन के 6 दर्शनों में से कौन से दर्शन को मानती है, कृपया यह बताने का कष्ट करें। इस पे शास्त्रार्थ कर लीजिएगा ना। सनातनी नहीं मानते। मैं कह रहा हूं इस पर शास्त्रार्थ जाकर के कभी नागपुर हेडक्वार्टर में कर लीजिएगा। इस पर जाकर के शास्त्रार्थ कर लीजिएगा ना कभी नागपुर हेडक्वार्टर में जाकर के, है ना। और कौन सी देवता, कौन आप क्या चाहते हैं, कौन सी देवता को वो माने? नहीं, हम तो कहते हैं कि किसी को माने, लेकिन काल्पनिक देवी देवता को अगर आप मत मानिए। और सनातन का नाम बदनाम मत कीजिए। सनातन को आप बदनाम करते हैं। बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है समझ गया। हाँ ठीक है, मनोज जी जल्दी से बात रखिए, फिर मनीष जी के पास। देखिए, मेरा सवाल चूंकि सरकार से, इसीलिए मैं मनीष जी से पहले बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। इसीलिए आपको चांस भी दिया, बोल लीजिए, फिर मनीष जी से जवाब लेंगे। धन्यवाद आपका। मेरा सीधा एक सवाल है। 4 नेताओं ने बीजेपी के बड़े बयान दिए हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे। फिर राज सिंह ने कहा बटोगे तो कटोगे। फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा बटोगे तो कटोगे। और दशहरे के उपलक्ष्य में मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। अपने ही देश के नागरिकों को बटने और कटने का ज्ञान देने वाला 3 पदाधिकारी, एक मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, एक प्रधानमंत्री, जो संविधान की शपथ लेते हुए कहते हैं कि मैं धर्म, जात, लिंग के हिसाब से किसी से विभेद नहीं करेंगे। हाउ कैन पॉसिबल लालचंद जी कि कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कैसे कोई बयान दे देता है कि बटोगे तो कटोगे? अपने ही देश के लोगों को कैसे बांटने की और विभाजित करने की बात कर सकता है? एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने हजारों किलोमीटर की बात कही कि हजारों किलोमीटर के लिए यहाँ लोग कर देते होंगे। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी विश्व पटल के बहुत सारे मुद्दों पे अपनी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं रखती कि वो हमारा मुद्दा नहीं, हमारे मुद्दे हमारे देश के नागरिकों के। फिर आपके ऊपर वो सवाल भी नहीं है, सवाल उनके ऊपर है जो 1000 किलोमीटर दूर की घटना पर बोलते हैं और यहाँ की घटना पर चुप रहते हैं। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ, इस देश में इजराइल का समर्थन करने वाला कौन सा राजनीतिक दल है? कौन सी सत्ता जो दिन रात संसद के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन किसने कर दिया? वो भी तो है इसी देश में, संसद के अंदर में समर्थन कर दिया। ठीक है मनीष शुक्ला जी, कुछ सवाल जो मनोज जी ने पूछे हैं, वो जो बयान 4 बयानों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं उन बयानों की क्या जरूरत थी? बताइए क्या जरूरत थी, क्यों देना पड़ा? देखिए लालचंद जी, 80 साल पहले जब पाकिस्तान अलग हुआ, उसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान में था, तो यानी पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश, जो बाद में पश्चिम बंगाल बना। तो जितने हिंदू पश्चिम बंगाल में थे उतने ही हिंदू पूर्वी बंगाल में थे। बट जाने के बाद क्या हाल हुआ, आज क्या स्थिति है? और बहराइच की घटना देखने के बाद आसानी से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को मनाने में वहां के हिंदुओं के क्या हालात हुए होंगे, किन परिस्थितियों में वहां हमारा हिंदू रहता होगा। ये कोई छिपी बात नहीं रह गई है। जिनको याद नहीं होगा 1947 किस तरह से देश का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा किन परिस्थितियों में हुआ, किसने किया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि एक लंबी बहस है कि 1971 में लड़ाई के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़कर कौन सा धार्मिक सौहार्द बनाया जा रहा था। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज इसी विषय पर रहना चाहता हूं कि एकदम उचित बयान है
कि जब आप में एकता आ रहा नहीं हूं होगी, संदीप जी, आ रहा हूं। जब आप में एकता नहीं होगी, जब आप बटेंगे तो निश्चित रूप से आप कटेंगे, आपके ऊपर आक्रमण होंगे, इसलिए सबल रहना आवश्यक है। और क्या मनीष जी, है। क्या इस बयान की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि पूरी दुनिया में कट्टरता का एक सिंड्रोम देखा जा रहा है और उसी कट्टरता का असर हम अपने देश में भी देख रहे हैं। मैं एक जल्दी से एक बात कह देता हूं, अगर समय नहीं हो तो। देखिए, मैं भी कहूंगा, फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग ट्वीट, जो लोग बयान, जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहे, उनके चेहरे को अगर आप अपने सामने नजर के सामने रखिए तो बांग्लादेश में जो घटना राजनीतिक हुई, फिर आप ट्वीट करने वाले या जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं उनके उठाया है हमने सवाल उठाया है। और आज बहराइच में ये झंडा लगाने गया था इसलिए मार दिया गया जी, वो फिर उनका चेहरा देखिए तो तीनों घटनाओं में एक जैसे चेहरे हैं, एक ही चेहरे हैं, एक ही चेहरे। जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे वही कह रहे थे कि लाल झंडा, हरा झंडा उतारने के नाते ठीक है। मनोज जी आता हूं आपके पास, लेकिन पहले संदीप जी आप कुछ बात रखना चाह रहे थे, रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज भारत में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की घटनाओं का इस्तेमाल करती है। न महंगाई की बात करेगी, न बेरोजगारी की बात करेगी, ना ये बताएंगे कि हमने कितने भारत में सार्वजनिक संस्थान लगा दिए, कितने जो है फैक्ट्रियां लगा दी। इन सब पर बात ना हो संदीप जी, इस पे बात ना हो, इसलिए इस तरीके की बात क्या चाह रहे हैं? आज बहराइच की घटना पर बात ना करके जीडीपी और शेयर बाजार के सेंसेक्स पर बात करूं? नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं भारत में ना हो। ये अच्छी बात है। कहते हो कि बिल्कुल, आप कहते हो कि साजिश है, तो अब साजिश, आपके पास आईबी है, LIU है, सारी जांच जो है गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं? किस लिए आप उनको सैलरी दे रहे हो? इसीलिए देते हो ना कि कोई साजिश हो उसको हम पहले से ही निपट ले। साजिश हो जाती फिर कहते हैं विपक्ष की साजिश है, विपक्ष की साजिश है। अरे मूर्ख बनाना बंद करिए। अरे भारत के हम भी जितने बड़े लाल आप वो उतने लाल हम भी है, हमने भी जो 50 साल के ऊपर सत्ता चलाई है। और जिस तरीके से आप आक्षेप लगाते हो कि हम भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं, अरे हमने इन रियासतों को जोड़ के देश बनाया है और आप हम कहते हैं हम तोड़ने वाले लोग, भारत के बंटवारे में नहीं, शायद आपके ऊपर ये आरोप इसलिए भी, ऐसे आरोप इसलिए भी लग जाते हैं क्योंकि टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वाले आपके बड़े नेता बन जाते हैं। ये भी बात है, ये भी सच्चाई है। टुकड़े का नारा लगाने वालों के मैंने जवाब दे दिया, मैंने बोला कि टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वाले को बड़ा नेता बनाइएगा तो सवाल तो उठेगा। ठीक है, मनोज यादव जी कुछ रखें। मनोज यादव जी बिल्कुल लालचंद जी, एक मिनट रुक जाइए। मनोज यादव, मैं इस सरकार से बिल्कुल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही पूछना चाहता हूँ, पूछिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं, अभी गोंडा में इससे पूर्व में हुआ था, 2-4 दिन पहले की बात है, वहां भी एक मूर्ति विसर्जन के प्रोग्राम में पत्थरबाजी की बात कही गई। एसपी साहब का, मैंने विनीत जायसवाल एसपी हैं, मैंने उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि जुलूस पे, जो विसर्जन का जुलूस था, उस पे 2 पत्थर आके पड़े थे और उन्होंने बड़ी तत्परता से उस चीजों को कंट्रोल कर ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्था, सुदृढ़ रूप से सारी चीजों, ये किसकी जिम्मेदारी? सत्ता की। और सत्ता अगर इस पे बार बार फेल हो रही है और पत्थरबाजी जो इस तरह की बातें हो रही हैं, आप तो बोलोगे जो जम्मू कश्मीर पे पत्थरबाजी पे लेके सवाल उठाते थे कि जम्मू में पत्थरबाजी हो रही, अब उत्तर प्रदेश में क्या पत्थरबाजी हो रही है? हाउ कैन पॉसिबल? इतनी सशक्त सरकार। और मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं, जो मेरे ख्याल से लगा लीजिए, फिर मनीष जी से जवाब लेता हूं। बड़ा आरोप, ठीक है। जब कल रात की घटना के बाद जितना कुछ हुआ, उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला वहां पे एक्टिव हो गया, बड़े अधिकारी चले गए। हाउ कैन पॉसिबल कि आज कोई अस्पताल जलाया जा रहा है, कोई गैराज जलाया जा रहा है? ओके मनीष जी, क्या आपको गवर्नेंस में और ऐसे अराजक तत्वों को कंट्रोल करने में इसलिए भी दिक्कत आ रही है क्या कि बुलडोजर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, बुलडोजर पर फिलहाल तत्काल के लिए ब्रेक लग गई है, इसलिए दिक्कत आ रही है क्या गवर्नेंस संभालने में इस तरह की? नहीं लालचंद जी, तमाम दंगों का जिक्र हो चुका, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। बहराइच में जो कल घटना हुई थी, उसको 24 घंटे के अंदर उसको नियंत्रण में ले लिया गया। सवाल कौन पूछ रहे हैं? जहां महीनों, जिनके राज में महीनों मुजफ्फरनगर जला,
तो अनावश्यक बात कम से करते कम हो आप। आपको इनसे नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मतलब फिर आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगाओगे मनीष जी कि हम दंगे लेकर आ रहे हैं। लेकिन नहीं, वो उसका आरोप नहीं लगा रहे, वो उसका जवाब दे रहे हैं कि पहले दंगे 3-3 महीने तक चलते थे, वो उसका जवाब दे रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी 3 महीने दंगा नहीं चला है, किसी भी स्टेट में 3 महीने दंगा नहीं चला है। नहीं, मैं उदाहरण दे दूंगा, महीनों दंगे चले हैं। देख लीजिएगा 3 महीने तो करने वाले भाजपा ही होंगे ना, उनके अंदर कैपेसिटी होगी महीनों दंगा करने की। अच्छा, चितवी मेरी पटवी मेरी, क्यों कार्रवाई हो रही है, छोड़ दीजिए ये तो। ठीक है। फिलहाल आज 5 की पंचायत के पड़ताल में जो हमने बात की वो यही कि ये चिंता पैदा करने वाली बातें तो हैं, और ये भी है कि ये यूं ही नहीं हो रहा, ये हिम्मत कहां से आ रही है। जरूर खाद पानी मिल रहा है कहीं ना कहीं से। ये खाद पानी देने वाले हमारे ही राजनेता, हमारे ही राजनीतिक दल के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सोच को खाद पानी देते हैं, जो समाज में इस तरह का जहर घोलते हैं, समाज में इस तरह का आग लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल संदीप जी, मनोज जी और मनीष जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत की पड़ताल में जुड़ने के लिए। तो आज 5 की पंचायत में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।